नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्मीकांत की 37वीं वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और उसके बाद हम लोग यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की शुरुआत करेंगे। ये वीडियो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऑलमोस्ट जितने भी आर्टिकल थे प्लस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्लासिफिकेशन था कि भाई सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं, गांधीयन कौन से हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हैं, उसमें से कुछ ओवरलैपिंग भी थी, वो सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि पिछली वीडियो का जो कंटेंट था वो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए, इस समय पे जब आप अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हो उस समय पे इस तरीके की चीजों को दिमाग में लाना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक और सुसाइडल हो जाएगा। यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, इट इज अ ह्यूज थिंग। लक्ष्मीकांत में लिखी हुई एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कब आपको काम आ जाएगी इसको आप जान नहीं सकते। देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन जो टीचर है वो समझाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं ये है। जो ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे हैं ना, उनको शायद खुद वो समझ में नहीं आया, इसलिए वो उसको समझाते नहीं है। इसलिए आधे ज्यादा लोग ये बोलने लगते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी का एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और आपको उसका एक बेसिक आइडिया अपने दिमाग में होना चाहिए। बहरहाल आप अपने लिए फ्री हैं सोचने के लिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने ये किताब खरीद ली होगी और इसको अपने साथ रख के पढ़ रहे होंगे। सामने फोटो किसकी है तो आपको नीचे नजर आ रहा है बी एन राव जी। देखिए, बी एन राव जी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आपको पता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनी थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनका काम था कि हमारे देश के लिए, आजाद देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, और उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे आपके बी एन राव, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समय समय पे ये राय दे रहे थे कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। इन्होंने ही रिकमेंड किया कि जो भी राइट्स दिए जाएंगे इंडिविजुअल को, वो दो कैटेगरी होने चाहिए। एक कैटेगरी होगी आपकी जस्टिसिएबल राइट्स, एक कैटेगरी होगी आपकी नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। जस्टिसिएबल राइट्स ऑब्वियसली बात है जिनको कोर्ट्स में इन्फोर्स किया जा सके। तो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं, आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मदद मांग सकते हैं। नॉन जस्टिसिएबल प्रिंसिपल्स में किसको रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रखा गया। नॉन जस्टिसिएबल प्रिंसिपल्स अगर आपके वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जाके डायरेक्टली मदद नहीं मांग सकते। जस्टिसिएबल आपके आते हैं इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन जस्टिसिएबल आते हैं आपके, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं आपके इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको पिछली ही वीडियो में आर्टिकल 37 के बारे में बता चुका हूं। आर्टिकल 37 ये बोलता है कि ये जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको देश की गवर्नेंस में अप्लाई करना एक मैंडेटरी टास्क है। जब भी कोई स्टेट या स्टेट की कोई ब्रांच कोई नियम कानून बनाएगी, चाहे वो नियम लेजिस्लेशन से लाया गया हो, चाहे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लाया गया हो, हमेशा डायरेक्टिव्स को ध्यान रखा जाएगा। इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान रखा जाएगा। इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो जो चीजें भी लिखी हैं वो स्टेट को डायरेक्टिव्स हैं, और स्टेट के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है। खास बात ये बोली गई कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन डालते हैं। स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं दोस्तों। ऑब्लिगेशन मतलब करना ही करना है। ऑब्लिगेशन का मतलब यही होता है कि कोई चीज अगर हमारे सामने आई है तो हमें उसे करना ही करना है। उसके बाद आगे बात की जाए, ये बात बोले कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो क्या कर लेंगे। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने की जो वजह है ना वो बहुत हद तक पॉलिटिकल है। हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं और हर 5 साल पे इन पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों को खुश करना है। और लोगों को खुश किस तरीके से किया जा सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को उनके प्रोविजंस के हिसाब से मान के। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो स्टेट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, अगर वो डायरेक्टिव्स को इग्नोर करेगी तो 5 साल बाद पूरे चांसेस है कि उस स्टेट की या देश की जनता उस पॉलिटिकल पार्टी को उखाड़ के पावर से बाहर फेंक देगी। 10 साल हो गए दोस्तों, कांग्रेस का रूल था, बीजेपी आ गई, बहुत तगड़ी मेजॉरिटी सही। बीजेपी ने अगर कुछ गड़बड़ किया तो बीजेपी को निकाल के फेंक के किसी और पार्टी को या कांग्रेस को ले जाएगा। ये तो लोगों के पास ताकत है, आपके और हमारे पास ताकत है कि हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारे ऊपर राज कौन करेगा। हमारे ऊपर राज नहीं, हमारे बिहाफ पे राज कौन करेगा, क्योंकि हम है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए, एक और पर्सन है अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। अब ये किताब में इनका नाम लिखा हुआ आप जाके देख सकते हैं, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या बोला
कि नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजंस इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात है दोस्तों, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोल रहे हैं, कोई भी मिनिस्ट्री हो, हाँ मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स की भी हो सकती है, हेल्थ की भी हो सकती है, एजुकेशन की भी हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की भी हो सकती है, डिफेंस की भी हो सकती है। तो कोई भी मिनिस्ट्री जब भी कोई नियम कानून बनाएगी वो हमेशा याद रखेगी कि भाई डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करना है, नहीं तो लोग वोट नहीं देंगे। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा? बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि भाई देखिए, एक गवर्नमेंट चुनी जाएगी वोट के आधार पे, और वो वोट उनको कौन से बेसिस पे मिलेगा कि भाई आपने अपने राज के दौरान पे कितने डायरेक्टिव्स को लागू किया। ठीक है, तो इलेक्शन टाइम पे लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करेंगे कि हाँ भाई आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को माना या नहीं माना। अब आप देखो, जो हमारे फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे, तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिसेबल बनाया और लीगली नॉन इन्फोर्सेबल बनाया। मतलब कि आप उनको इन्फोर्स कराने के लिए जुडिशरी में नहीं जा सकते। ऐसा हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों किया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं और इस किताब में लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो इंपॉर्टेंट है क्यों ये तो हमने जान लिया, बट उनको इन्फोर्सिबल क्यों नहीं बनाया गया लीगली, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हमारा देश जब आजाद हुआ दोस्तों, हम लोग बहुत गरीब थे। सालों की 100 सालों की मतलब 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी से भी पहले कोई बहुत अच्छा राज नहीं था, बट ये 200 साल की गुलामी, इतना ज्यादा ऑपरेशन, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन बर्बाद करके रख दिया हमारी लोकल इकोनॉमी को, विलेज इकोनॉमी को। हमारे पास आजादी के बाद सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं थे कि हम उसको इंप्लीमेंट कर सकें। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ, आप देख रहे हैं कितने सारे दंगे छिड़ गए और क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि वी डिडंट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ने क्या लिखा हुआ है कि भाई इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ठीक है, सबको आप राइट टू वर्क दोगे, तो उस समय पे कैसे राइट टू वर्क दोगे? 1947 में तो गवर्नमेंट बनी है, नई नई गवर्नमेंट बनी है, पैसा है नहीं, गरीबी दुनिया पूरे देश भर में इतनी है, तो भैया कैसे आप सबको राइट टू वर्क दे सकते हो? लेकिन क्या हमारी सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए कुछ किया? तो बिल्कुल किया भाई। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, एक लिमिट से ज्यादा अगर जमीन किसी जमींदार के पास है तो वो जमीन लेके गरीबों में बांटी गई। तो हमारी सरकार ने डायरेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिव्स को नॉन इन्फोर्सेबल बनाया गया तो हमारी सरकार ने उनको लागू नहीं किया। जितना हो सका हमारी सरकारों ने उनको लागू करने की कोशिश की। अगला जो कारण है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिसेबल बनाया गया वो है द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन। तो ये बोला गया कि भैया हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत बैकवर्डनेस है, और अगर हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सीधे सीधे इंप्लीमेंट करने लगेंगे तो भैया कैसे हो पाएगा? अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। आर्टिकल 44 पढ़ाया था मैंने आपको। उस आर्टिकल 44 में मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है कि देश में जितने भी नागरिक है सबके ऊपर एक ही सिविल कोड रहेगा। मतलब वो अपनी सिविल जिंदगी कैसे जिएंगे, उनके सिविल लॉस कैसे होंगे, वो यूनिफॉर्म होंगे। अब अभी के लिए क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो एक सेम सिविल लॉ को फॉलो करें? नहीं पॉसिबल है दोस्तों। मुस्लिम के पर्सनल लॉ अलग है, हिंदुओं के पर्सनल लॉ अलग है, और अगर इन पर्सनल लॉस को आप सेम करने की कोशिश करोगे जबरदस्ती, तो ऑब्वियसली बात है तबका नाराज होगा, मुस्लिम तबका नाराज होगा, हिंदू तबका नाराज होगा, क्रिश्चियन तबका नाराज होगा, सबके अपने पर्सनल लॉ है। हालांकि उन पर्सनल लॉस के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया इंडिया में, वो भी तो पर्सनल लॉ की खामी थी, उसको बैन किया गया। ठीक है, मुस्लिम में जो वुमेन्स है उनको प्रॉपर इनहेरिटेंस राइट्स दिए गए, हिंदू में जो वुमेन्स है उनको प्रॉपर इनहेरिटेंस राइट्स दिए गए। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके जो पर्सनल लॉज है अलग अलग रिलीजन के, उनको रिफॉर्म किया जा रहा है। और शायद आने वाले 30-40 सालों में जब हमारा देश एक डेवलप्ड देश बन जाएगा, सब लोग बहुत अमीर मतलब पढ़े लिखे हो जाएंगे, एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे, हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे आज स्विट्जरलैंड है, तो हो सकता है उस समय पे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारे यहाँ पे लागू कर दिया जाए। गॉड नोस। अभी की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, ना आजादी समय पे पॉसिबल था और ना अभी ये पॉसिबल है। अभी होगा तो जबरदस्ती में बवाल होगा, सोसाइटी में फ्रैक्चर्स आएंगे, वो ना हो तो बेटर है। उसके आगे द न्यूली बॉर्न independent Indian state with its many preoccupations might be crushed upon the burden unless it was free to decide the order, the time, the place and the mode of fulfilling them। देखिए हमारा इंडियन स्टेट नया नया बना था, इस इंडियन स्टेट के सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, प्रीऑक्युपेशंस थे, दंगे चल रहे थे भाई, कितनी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद पूरी दुनिया में दो ब्लॉक्स बन रहे हैं, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक है, सोशलिस्टिक ब्लॉक है, उसमें बैलेंस बैठाना है। ऑलरेडी हमारे जो देश है उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने ज्यादा डाइवर्सिटी, सबकी अलग अलग मान्यताएं, सबके अपने अपने सुपरस्टिशन। तो उस समय पे अगर एक ऑर्डर को आप पूरे देश पे इंपोज करने की कोशिश करोगे
तो देश जो कि ऑलरेडी इतनी मुश्किल से बना है कहीं वो टूट ना जाए। तो न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट स्टेट को मैच्योर होने की जरूरत थी और उसे मैच्योर करने के लिए जरूरी ये था कि धीरे धीरे इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू किया जाए, ना कि एकदम से आप इनको लागू कर दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये समझ में आया कि भैया हमें एक प्रैग्मेटिक व्यू लेके चलना है, एक ऐसा व्यू लेके चलना है जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकें। जबरदस्ती में अगर आप इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्सेबल बना दोगे तो हर दूसरा आदमी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स कराने के लिए जुडिशरी में पहुंच जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गए दोस्तों? इसीलिए धीरे धीरे इनको लागू करो और इनको धीरे धीरे लागू किया जा भी रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज कौन से बेसिस पे किया। देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है सबको क्रिटिसाइज किया गया। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इसको क्रिटिसाइज किया। सबसे पहली बात तो यह है जिस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया, जो कि सबसे बड़ा रीजन है, वो है नो लीगल फोर्स। मैंने कहा गया ना, कोई भी लीगल टीथ नहीं दिया गया है। ऑब्वियसली बात, अभी हम लोग इससे पहले इसी बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, तब भी इफेक्टिव क्यों है। अब चूंकि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पास कोई लीगल फोर्स नहीं है, अगर इन्हें वॉलेट किया जाता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इस बेसिस पे इनको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं केटी शाह। केटी शाह क्या कहते हैं कि ये पायस सुपरफ्लूटीज है। सुपरफ्लूटीज मतलब गलतियां, पायस मतलब बहुत प्योर, तो प्योर गलतियां हैं ये। तो मतलब प्योर तो है बट गलतियां हैं। और ये बोला गया कि दिस इज बेसिकली अ चेक ऑन द बैंक। तो केटी शाह जी ने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अ चेक ऑन द बैंक कहा। अब एक चेक ऑन द बैंक क्यों कहा? कि भाई आपके पास अगर एक चेक है, उस चेक पे कोई अमाउंट लिखा है, मान लीजिए 100 रुपए, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक उस चेक को देखेगा, साइन मैच करेगा, हाँ भाई 100 रुपए सही है, तो वो 100 रुपए आपको दे देगा। केटी शाह जी ने क्या बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अ चेक ऑन द बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। मतलब ये चेक तो है बैंक पे, लेकिन बैंक पे तब करेगा जब बैंक के पास रिसोर्सेज होंगे पे करने के लिए। इस तरीके से केटी शाह जी ने डीपीएसपी को चेक ऑन द बैंक से कंपेयर किया। फिर आगे देते नसरुद्दीन जी ने इसको कैसे कंपेयर किया। नसरुद्दीन जी ने बोला कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं, वो रेजोल्यूशन है जो कि हम लोग न्यू ईयर में लेते हैं, और न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेने के बाद उनको हम 2 जनवरी को तोड़ देते हैं। तो 1 जनवरी को आप लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, 2 जनवरी को हम तोड़ देते हैं। तो 1 जनवरी को किसी ने रेजोल्यूशन लिया कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, और 2 जनवरी को उससे तलब लगी, उससे रहा नहीं गया, उसने सिगरेट पी ली, तो रेजोल्यूशन टूट गया। तो कुछ इस तरीके का डीपीएसपी को बताया किसने? नसरुद्दीन जी ने। फिर ट्रीटी कृष्ण मसाले जी ने क्या कहा? अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा जा रहा है, वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। वेरिटेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब दोस्तों एब्सोल्यूट, वैलिड, सर्टिफाइड। तो मतलब सर्टिफाइड डस्टबिन है ये सेंटिमेंट्स का। तो मतलब सेंटिमेंट्स थे, उनको आपने सर्टिफाई किया, बट ऑब्वियसली बात है डस्टबिन में ही चले जाए। मतलब एक डस्टबिन है, डस्टबिन में क्या होता है दोस्तों? कचरा होता है। ओके, वो कचरा किसी के काम का नहीं होता है। तो ये बोला गया कि जो डीपीएसपी है कचरा का एक बिन है, इस बिन के अंदर एक कचरे पड़े, तो इस डीपीएसपी के अंदर जितने भी आर्टिकल हैं वो सब सेंटिमेंटल कचरा है, ऐसा बोलना है टीटी कृष्णमाचारी जी का। केसी वेयर का क्या बोलना है? ये मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस, मतलब एम्स और एस्पिरेशंस का मैनिफेस्टो है, हालांकि ये मैनिफेस्टो कभी पूरा होगा नहीं। और सर आइवर जेनिंग्स क्या बोल रहे हैं? पायस एस्पिरेशंस। आइवर जेनिंग्स जी को लगता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत प्रॉब्लम थी, हर चीज की इन्होंने बुराई की है, आगे भी इनकी बहुत सी बुराइयां आएंगी। फिर आगे बोला गया कि जो डीपीएसपी है ये इलॉजिकली अरेंज्ड है। इलॉजिकली अरेंज्ड कैसे? देखिए, ये बोला जा रहा है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आइवर जेनिंग्स जी का एक कमेंट है। आइवर जेनिंग्स क्या बोल रहे हैं कि जो डीपीएसपी है इनकी कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है। अब देखिए, कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है हमारे डीपीएसपी की, ये कोई वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मैं आपको क्यों बताता हूं क्यों। कोई एक पर्टिकुलर फिलॉसफी होगी ना दोस्तों, सारे सेक्शंस के लिए अच्छी नहीं हो सकती। हमारा जो देश है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे कल्चर्स, कास्ट, रिलीजन, सब लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी को अगर आप डीपीएसपी में दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी एक तबके के लिए शायद अच्छी नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल जरूरी है कि हमारे डीपीएसपी की एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी ना हो। लेकिन यहाँ पे एक एन श्रीनिवासन जी हैं। एन श्रीनिवासन जी का पॉइंट काफी अच्छा है। एन श्रीनिवासन जी क्या बोल रहे हैं? एन श्रीनिवासन जी बोल रहे हैं कि भैया प्रॉपर तरीके से आपने डीपीएसपी को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, लॉजिकल तरीके से आपने उनको अरेंज नहीं किया। तो आप देखोगे कि कहीं पे अनइम्पॉर्टेंट डीपीएसपीस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डीपीएसपीस के साथ रख दिया गया है, ऐसा एन श्रीनिवासन जी का बोलना है। ये जो एन श्रीनिवासन जी है ये बोल रहे हैं कि भैया देखिए,
पुराने जमाने में जो थॉट प्रोसेस थी, जो कि सेंटिमेंट पे चलती थी, जो कि सुपरस्टिशंस पे चलती थी, प्रेजुडाइसेस पे चलती थी, उस थॉट प्रोसेस के कुछ डीपीएसपी उठा लिया आपने और उन डीपीएसपीस को आपने उन डीपीएसपीस के साथ रख दिया जो कि रीजन और साइंस पे बेस्ड है। तो ये एक बहुत प्रॉपर क्रिटिसिज्म किया है एन श्रीनिवासन जी ने। एन श्रीनिवासन जी का ये बोलना है कि आपने सेंटिमेंट प्रेजुडाइस पे बेस्ड डीपीएसपी को रीजन और साइंस पे बेस्ड डीपीएसपी के साथ रख दिया। तो यानी आपने अगर इन दो कैटेगरीज के डीपीएसपी को साथ रखा है तो आपने ओवरऑल डीपीएसपी के इंपॉर्टेंस को कम कर दिया। ऐसा एन श्रीनिवासन जी बोल रहे हैं। एक पॉइंट है, बस अपने दिमाग में रख लीजिए, डीपीएसपी को एसेस करने को कहा जाए तो ये पॉइंट आप डाल दीजिएगा एन श्रीनिवासन जी के नाम के साथ। फिर भाई कंजर्वेटिव वाला पॉइंट कौन बोला जा रहा है? सर आइवर जेनिंग्स बोल रहे हैं। सर आइवर जेनिंग्स का ये बोलना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये पता है कौन से सिद्धांत पे बेस्ड है? 19th सेंचुरी इंग्लैंड में जो समय था, 19th सेंचुरी इंग्लैंड में जो थॉट प्रोसेस चलता था, उस थॉट प्रोसेस पे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बेस्ड है। स्पेशली यहाँ दो लोगों का नाम लिया गया है, एक सिडनी वेब, एक बेट्रिस वेब। ये बेट्रिस वेब वाइफ थी, सिडनी वेब हस्बैंड थे। ये दोनों सोशलिस्ट रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम सुना होगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के को फाउंडर थे ये सिडनी वेब और बेट्रिस वेब। तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, प्लस उस समय के लोग अपनी जिंदगियां कैसे जीते थे उसके फील्ड में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो सिडनी वेब और बेट्रिस वेब ने उस समय पे 19th सेंचुरी इंग्लैंड में जो लिखा था उसके हिसाब से आज की डेट के डीपीएसपी हैं, ऐसा आइवर जेनिंग्स बोल रहे हैं। फिर आइवर जेनिंग्स क्या बोल रहे हैं कि फैबियन सोशलिज्म पे आधारित है आज के डीपीएसपी, और उस फैबियन सोशलिज्म से अगर आप सोशलिज्म हटा दो तो बन जाते हैं डीपीएसपी ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि फैबियन सोशलिज्म क्या होता है। फैबियन सोशलिज्म, देखिए सोशलिज्म के सिद्धांत की अगर आप बात करो तो बहुत अलग अलग तरीके के सोशलिज्म। वैसे तो जनरली सोशलिज्म को लोग किस तरीके से जानते हैं कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, हर चीज की ओनरशिप सरकार के पास है और सरकार रिसोर्सेज को पूरे लोगों में बांटेगी। ये सोशलिज्म की डेफिनेशन होती है एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए। लेकिन यहाँ पे एक फाबियन सोसाइटी निकल के आती। इस फाबियन सोसाइटी की जो सोशलिज्म की डेफिनेशन थी वो क्या थी? फाबियन सोसाइटी इज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुज पर्पस इज टू एडवांस द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाया ग्रेजुअलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट एफर्ट इन डेमोक्रेसीज रेदर देन रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो। यहां पे मैं आपको इसको कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के साथ कंपेयर करके बताता हूं। मार्क्सिज्म क्या बोलता था? मार्क्सिज्म ये बोलता था कि देखिए ये जो रूलिंग क्लास है, इस रूलिंग क्लास को तभी हटाया जा सकता है जो नीचे का मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, वो वर्किंग क्लास जब एक जंग छेड़ देगा इस रूलिंग क्लास के अगेंस्ट, तभी इस रूलिंग क्लास को हम हटा सकते हैं, इसके एक्सप्लॉयटेशन को हटा सकते हैं। तो मार्क्स ने बोला देखिए वायलेंस तो होगा इस प्रोसेस में। फैबियन सोसाइटी क्या बोल रही है? फैबियन सोसाइटी बोल रही है कि देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेके आइए आप, लेकिन ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एकदम से एक रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो से नहीं आएगा, एक वायलेंट रेवोल्यूशन से नहीं आएगा। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म धीरे धीरे आएगा, ग्रेजुअली आएगा, रिफॉर्मिस्ट एफर्ट से आएगा डेमोक्रेसीज में। एकदम से जो रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो वाली बातें बोली गई मार्क्सिज्म में, उसको ये फैबियन सोसाइटी वाले मानते नहीं। तो देखिए फैबियन सोसाइटी का जो फैबियन सोशलिज्म है ये इंडिया के डीपीएसपी के लिए कहा गया, बस सोशलिज्म को हटा दो। तो इस फैबियन सोसाइटी वाले सोशलिज्म से अगर आप सोशलिज्म को हटा दो तो इंडिया के डीपीएसपी बन जाएंगे। मतलब कुछ कुल मिला के आइवर जेनिंग्स यहाँ कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी तो है, धीरे धीरे आ रही है डेमोक्रेसी, लेकिन उस डेमोक्रेसी में जो सोशलिज्म की सद्भावना है वो इंडिया में नहीं है। ऐसा यहाँ पे आइवर जेनिंग्स कह रहे थे। आइवर जेनिंग्स को एक्चुअली इंडिया की हर चीज से प्रॉब्लम थी। वो इंडिया के संविधान को उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ा और हर जगह वो कमी बता के गए हैं। प्लस यहाँ पे आइवर जेनिंग्स एक और बात बोल रहे हैं। देखिए जब मिड 20th सेंचुरी की बात थी, 1950 के लगभग की बात थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय के लिए अभी के डीपीएसपी अच्छे हैं, बट 21st सेंचुरी इंडिया के लिए जो डीपीएसपी हैं वो आउटडेटेड है। ये बोल के गए हैं कौन? आपके आइवर जेनिंग्स। तो मैंने कहा कि आइवर जेनिंग्स को हर चीज से परेशानी थी। और फाइनली आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट पे। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में एक पर्सन का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर्सन का नाम है के संथनम। के संथनम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में आगे भी बात करूंगा। के संथनम जी ने बोला कि देखिए जो डायरेक्टिव्स है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को पैदा करते हैं। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को पैदा करते हैं तो किसके किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को पैदा करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा करेंगे सेंटर वर्सेस स्टेट्स में। दूसरी ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा करेंगे प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तीसरी ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा करेंगे चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर के बीच में। अब के संथनम जी ने उस समय पे ये बातें कही और ये बातें बहुत यूजफुल थी। कुछ कुछ
हद तक के संथनम जी ने जो बोला वो सच हुआ। कैसे, मैं बताता हूं। सेंटर वर्सेस स्टेट्स कैसे दोस्तों, देखिए सेंटर बार बार स्टेट से बोलेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने में आप काम करिए। अब स्टेट के पास लिमिटेड पैसा है, स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी अपनी खुद की आइडियोलॉजी है, अपनी खुद की पॉलिटिकल फिलॉसफी है। स्टेट अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी के हिसाब से चलेगा, सेंटर अपने हिसाब से चलेगा। तो सेंटर कुछ स्पेसिफिक डीपीएसपी को फुलफिल कराना चाहेगा, स्टेट हो सकता है उस समय पे उन डीपीएसपी को फुलफिल ना करना चाहे, किसी और को करना चाहे। उस केस में सेंटर और स्टेट के बीच में टसल की स्थिति आ सकती है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की बात नहीं मानती है तो उस केस में सेंटर के पास ये ताकत है कि आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है वो स्टेट में। तो कुल मिला के बात यहाँ कहने की कोशिश क्या कह रहे हैं के संतनम जी, कि देखिए सेंटर डीपीएसपी के रिस्पेक्ट में स्टेट को इंस्ट्रक्शंस देगा। स्टेट की अगर प्रायोरिटी सेंटर के साथ मैच नहीं हुई तो स्टेट इन डीपीएसपी को पूरा करेगा नहीं, जिसके चलते सेंटर स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, स्टेट को डिसमिस कर सकता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हुई। दूसरा एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन का पैदा होती है प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर में। देखिए प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का हेड होता है। अब इस रूलिंग पार्टी का काम है कि भैया लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट से बहुत सारे बिल्स को पास कराना है। तो मान लीजिए किसी एक ऐसे बिल को रूलिंग पार्टी ने पास करा दिया जो बिल किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट कर रहा है प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है जब भी कोई एक बिल पास होगा वो बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है अप्रूवल के लिए, और प्रेसिडेंट के पास बहुत सी वीटो पावर्स होती हैं जिनको मैंने पहले भी समझाया, बाद में भी पॉलिटी में समझाऊंगा। तो मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक बिल पास किया और प्रेसिडेंट के हिसाब से वो बिल किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूवल ही ना दे। तो इस केस में प्रेसिडेंट वर्सेस पीएम के बीच में एक प्रॉब्लम सी होती नजर आएगी, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपकी गवर्नर और सीएम के बीच में भी हो सकती है। तो के संथनम जी ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंफ्लिक्ट करा सकते हैं। हालांकि ये कंफ्लिक्ट तब होगा जब सेंटर में अलग पार्टी हो, स्टेट में अलग पार्टी हो। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत रखता हो और जो रूलिंग प्राइम मिनिस्टर है वो उसका किसी और के साथ हो। बिल्कुल ही अगर खिचड़ी की सरकार बन गई है तो इस तरीके की सिचुएशन उस केसेस में आ सकती है। फाइनली हम लोग शुरुआत करेंगे यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। तो देखिए इन क्रिटिसिज्म्स के आधार पे ये बोला जा सकता है कि भैया देखिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओरिजिनली कोई पर्पस सर्व नहीं करते हैं, बस इनको नाम के लिए हमारे संविधान में रख दिया गया है, बट ये कोई प्रॉपर पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एलएम सिंघवी जी की बात सुनी जाए, एमसी शागला जी की बात सुनी जाए, हमारे बाबा साहब की बात सुनी जाए, ग्रैनवेल ऑस्टन की बात सुनी जाए, सर BN राव की बात सुनी जाए, MC सेतलवड़ की बात सुनी जाए, तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कितने इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या क्या बातें कही ये अगली वीडियो में आएंगी। तो कुल मिला के ये जो बातें कही जा रही है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐसे ही डाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, बस कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा करने के लिए, पन्ने एक्स्ट्रा खत्म करने के लिए अननेसेसरी अपेंडेज बोला गया है हमारे डीपीएसपी को। अननेसेसरी अपेंडेज, तो ये जो बात बोली गई है कि भैया ये जो डीपीएसपी है वो अननेसेसरी अपेंडेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये गलत है। और ये गलत कैसे है ये हम लोग अगली वीडियो में प्रूव करेंगे। तो है आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। अगली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट कब आता है। हालांकि इन दोनों के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है इसको ऑलरेडी मैं फंडामेंटल राइट्स में कवर कर चुका हूं, याद है ना, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C, आर्टिकल 31A। अगर वो याद है तो आपको इस चीज की, इस कंटेंट को भी पता होगा आपके बारे में। जो अगली वीडियो बनाऊंगा मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बताऊंगा, जैसे चंपकम दोराई राजन केस के बारे में बताऊंगा, गोलकनाथ केस के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये सब चीजें देखेंगे और फिर फाइनली खत्म किस पे करेंगे, केशवानंद भारती केस पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।